इंडियंस के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट $1 = 84.45 है, वो जल्द ही $1 = 90 रुपीस बनने वाला है। कल रुपए के बारे में काफी खबरें सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. क्योंकि ट्रंप के इलेक्शंस जीतने के बाद हमारे रुपीस की कीमत तेजी से घटने वाली है। Trump's policies could impact the rupee as well. The Indian currency could depreciate more against the dollar. By how much? The SBI believes by 8 to 10%. कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसका डायरेक्ट असर होता है भारतीय रुपया पर, तो इसीलिए हम ये वीकनेस देख रहे हैं। यस, आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही कुछ हाल हो गया है हमारे देश का आज की 21वीं सदी में। आज अमेरिका बड़े ही घमंड के साथ ये कहता है कि अगर हम चीख भी मारे ना तो पूरी दुनिया में ठंड पड़ जाती है। आज अमेरिका के एक प्रेसिडेंट बदलते ही हमारे रुपीस की कीमत ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाती है। आज हमारे रुपए को अमेरिकन डॉलर का गुलाम बुलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है हमारी स्थिति हमेशा से ऐसे नहीं थी। आज से करीब 2000 साल पहले ना सिचुएशन इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ करता था। सन 77 AD की यह बात है। रोमन ऑथर प्लाइनी अपने किताब में एक शिकायत जारी करते हैं। हमारे राज्य की औरतों को भारत में बने कपड़े और मोती इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि इनके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत के सरजमीन पर जा रहा है। हमें हर साल करीब 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस इंडिया को देना पड़ता है और इसीलिए हमें जल्द ही इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। इसके करीब 1500 साल बाद सन 1658 में भी एक फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंको बर्नियर अपने किताब में यह लिखते हैं कि विश्व का सारा कीमती चांदी और सोना पूरे दुनिया भर के देशों से घूमकर आखिर में भारत की जमीन पर ही दफन हो जाता है। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1950s, रीनाउंड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एंगस मैडिसन ने भी अपने कई रिसर्चेस में खुल के ये कहा है कि सन 1700s तक, यानी कि मुगलों के भी राज तक, पूरे विश्व के जीडीपी का 25% जीडीपी अकेले भारत से ही आता था। मतलब बस सोचो, आज 2024 में यूएस जितना अमीर है ना, 1700s में हम उससे भी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। भारत तब एक सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का चील था, जो बाकी देशों के मुकाबले आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंख लहरा रहा था। लेकिन आज कट टू 2024, सुन के बुरा लगेगा लेकिन हमारे रुपीस की औकात आज कंप्लीटली यूएस पर निर्भर हो चुकी है। हमारा देश गोल्डन भारत से मोल्टन भारत बनते जा रहा है। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, कि हम जानते भी नहीं हैं कि ये हो कैसे रहा है। मतलब जरा आप ही सोचो, ऑलमोस्ट 1600 सालों तक हम पूरे विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस में से थे। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस तक भी हमारे रुपीस की वैल्यू $1 = 1 रुपीस थी। तो तब से लेकर आज सिर्फ 77 ईयर्स में ही हमने हमारे ही करेंसी को इतना कैसे गिरा दिया कि आज $1 = 84 रुपीस होने की नौबत आ गई है। और एक बात बताऊं, आपको पता होगा 1900s के समय में यूके के पास दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व हुआ करता था। लंदन दुनिया के 1/3 गोल्ड को ओन करता था। पाउंड्स पूरी दुनिया की रिचेस्ट करेंसी मानी जाती थी। सो आज आखिर पाउंड को हराकर डॉलर एक ग्लोबल करेंसी कैसे बन गया है? सारे देश अपने डॉलर रिजर्व्स को ही बढ़ाना क्यों चाहते हैं? और अंत में ट्रंप के इलेक्शंस जीतने से हम इंडियंस पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है कि हमारी करेंसी अब और गिर जाएगी और गिर के $1 = 90 रुपीस हो जाएगी? वेल फ्रेंड्स, इन सारे सवालों के जवाब ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन्हें जानने के लिए हमें कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। मैं बात कर रहा हूं 3100 BCE से, जब हमारे देश में पूरे विश्व का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। अच्छा, बाय द वे, मैं जो भी डिस्कस करूंगा उन सबके मैंने प्रॉपर लिंक्स नीचे रेफरेंसेस में डाल रखे हैं, ताकि आप खुद भी अगर अपने तरफ से रिसर्च करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे दोनों चैनल्स गेट सेट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर के थ्रू मेरा मिशन है इंडियंस में एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करके इंडिया के रूट लेवल पर बदलाव लाना। और अब फ्रेंड्स, हम हमारी टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं और लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ। सो अगर आपको हमारा क्रिएटिव एडिटिंग पसंद आता है और आप हमारी टीम ऑफ पैशनेट क्रिएटिव एडिटर्स को ज्वाइन करके हमारे मिशन में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आपके पैशन को एक थ्राइविंग प्रोफेशन बनाना हमारा काम होगा। We are looking for professional video editors for a work from office opportunity in Mumbai, जो हमारे डॉक्यूमेंट्री / एक्सप्लेनर टाइप के वीडियोस को एडिट कर पाए
More details down in the description below. Let's create an impact together. And now let's continue our video. हम 3100 BCE इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे. अब क्योंकि आईवीसी में हमने वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन शिपिंग पोर्ट्स लोथाल और सुत का गेंडोर कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इसीलिए उस वक्त देश विदेश के कई व्यापारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आया करते थे हमारे देश से सिल्क, टेक्सटाइल्स, आइवरी बॉक्सेस, ज्वेलरी, फिश हुक्स जैसी चीजें खरीदने के लिए, और उसके बदले में उन्हें हम चांदी जैसे कई प्रीशियस मेटल्स बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज के रूप में देते थे. यहां तक स्थिति फिर भी चलो नॉर्मल ही थी, लेकिन सन 321 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत की किस्मत बदल गई, क्योंकि इस दौर में हम सही मायने में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरने लगे. एक्चुअली में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही भारत सही मायने में एक अखंड भारत बन पाया था. उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य की मदद से उन्होंने पूरे भारत को एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि आज जैसे इंडिया में गवर्नेंस चलता है ना, ठीक इसी सिस्टम से उन्होंने उस वक्त गवर्न करना शुरू कर दिया था. और इसी दौरान एक भारत की एक ही अर्थव्यवस्था हो, इसके लिए मौर्यंस ने ही हमारे देश में सबसे पहली बार करेंसी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया. सिल्वर कॉइन्स जिन पर फ्लोरल डिजाइन्स प्रिंटेड हुआ करते थे. कुछ 700 सालों तक ऑलमोस्ट पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोग इसी सिल्वर करेंसी का इस्तेमाल किया करते. अच्छा, मौर्यन पीरियड में ही इंडिया में इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो गया था. कस्टम ड्यूटी इसीलिए क्योंकि इसी पीरियड में इंडिया विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था, और इस बात का जिक्र प्लाइनी ने भी अपनी किताब में किया है. भारत का सबसे ज्यादा माल रोम जा रहा था, वहां इंडियन टेक्सटाइल और मोती की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, इसीलिए कस्टम ड्यूटी के कॉन्सेप्ट का इजाद किया गया ताकि इन एक्सपोर्टर्स से गवर्नमेंट भी पैसा बना सके. लेकिन रोम के पास ऑन दी अदर हैंड हमें बेचने लायक कोई खास चीज नहीं हुआ करती, सिवाय एक सबसे कीमती चीज, सोना. और इसीलिए 6th सेंचुरी एडी के अंत तक भारत फॉरेन एक्सपोर्ट से इतना ज्यादा अमीर बन चुका था कि मौर्यन एम्पायर के बाद देश पर राज करने वाले अगले शासक गुप्ताज ने तो चांदी के सिक्के हटाकर सीधे सोने के सिक्के बनाना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. इंडिया उस वक्त दुनिया की जीडीपी का 32% शेयर होल्ड करता था. फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज यूएसए वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 24% ही कंट्रीब्यूट करता है, हमारे मुकाबले फिर भी 8% कम. सो आई थिंक इट इज रियली सेफ टू से कि हम 6th सेंचुरी एडी तक वर्ल्ड के एक मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके थे, और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों तक नहीं. हमने ये पद ऑलमोस्ट 1600 सालों तक कायम रखा. इनफैक्ट मुगलों के राज में भी हमारी जीडीपी 25% होल्ड करती थी. जानते हो ये कैसे मुमकिन था? वेल, एग्जैक्टली उसी वजह से जिस तरीके से आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन के बैठा है. यस, मैन्युफैक्चरिंग हब बन के इंडिया का हर एक कोना कुछ ना कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर जरूर करता. जैसे बंगाल में सिल्क उगकर आगे बिहार, जम्मू और गुजरात जाता, वहां जाके यानी कि सूरत में वर्ल्ड फेमस सिल्क क्लोथ्स, जम्मू में शॉल और बिहार में कारपेट बनते थे. ऐसे ही राजस्थान प्रीशियस स्टोन्स, पिंक और व्हाइट मार्बल मैन्युफैक्चर करता, तो पंजाब व्हीट, गंगा प्लेन रीजन राइस, डेक्कन रीजन राइस और शुगर, और मालाबार रीजन स्पाइसेस उगाते थे. एंड स्पाइसेस में से ब्लैक पेपर की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी. इतनी डिमांड कि अगर आप नहीं जानते तो बस इतना समझ लो कि तब यूरोपियंस हमारे ब्लैक पेपर्स को काला सोना बोला करते थे. इंडिया ऑलमोस्ट हर चीज एक्सपोर्ट करता था, कपड़ों से लेकर फर्नीचर्स तक, जरूरी सामानों से लेकर लग्जरी आइटम्स तक, सब कुछ. और इसके बदले में पूरी दुनिया भारत को सोना चांदी दिया करती थी. अब जरा यहां पर रुकना, थोड़ा सा ना इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. आखिर एक करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? डोंट वरी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. आफ्टर ऑल ये एकदम बेसिक्स है और हम सबको पता होने चाहिए आगे समझने के लिए. देखो, करेंसी वैल्यू, जिसको इकोनॉमिक भाषा में फॉरेक्स यानी कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट बोलते हैं, वो तो बस डिमांड का खेल है. आज यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, वो कैसे बनी ये आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ जाओ कि अगर आपको पूरी दुनिया से कुछ भी खरीदना हो तो आपको इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है, और इसीलिए इसको इंटरनेशनली हर देश अपने करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए यूज करता है. 15 major trade deals worth $250 billion US. $2.4 billion, more than $7 billion US. बेसिकली एक ग्लोबल करेंसी होने की वजह से हर देश डॉलर के अगेंस्ट ही अपने देश की करेंसी वैल्यू तोलता है. पर यहां पर यह मत समझना कि डॉलर बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं. अगर समझने के लिए दुनिया एक बहुत ही बड़ा सा देश है तो डॉलर बस उस देश की करेंसी है. बाकी आपके देश की करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है आपके करेंसी की डिमांड पर, और अगर डिमांड ज्यादा हो
तो आपके देश की करेंसी भी डॉलर से बड़ी हो सकती है। अब नेचुरली यहां पर अगला सवाल यह आएगा कि मेरे देश की करेंसी की डिमांड हाई कैसे हो सकती है, कब होगी? वेल, जब आपके देश के प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड होगी इंटरनेशनली, ग्लोबली। और सिंप्लीफाई करता हूं, क्या आपको पता है एक कुवैती दिनार कितना पर डॉलर है? 1 कुवैती दिनार इज इक्वल टू $3.25। यस, डॉलर्स कुवैती दिनार के आगे छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुवैती टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है और वो एक ट्रेड सरप्लस कंट्री भी है। मतलब कुवैत बाहरी दुनिया से कम खरीदता है, कम इंपोर्ट करता है और ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है। सो दुनिया को ज्यादा जरूरत है कुवैत की और कुवैत को दुनिया से कम जरूरत है। सो ओवरऑल दिनार की डिमांड ज्यादा है। सिंपली बोले तो दुनिया भर के देश कुवैत जाके उनके रिजर्व बैंक के पास डॉलर बेच के दिनार खरीदते हैं ताकि वो कुवैत से तेल खरीद सके। इसमें दो चीजें हुई, एक डॉलर बिका मतलब उसकी डिमांड कम हुई, और दूसरी दिनार को फॉरेन ट्रेडर्स ने खरीदा मतलब उसकी डिमांड बढ़ी। और सिंपल इकोनॉमिक्स में हम जानते ही हैं, जिसकी डिमांड हाई उसकी वैल्यू भी ज्यादा और जिसकी डिमांड कम उसकी वैल्यू भी कम। तो ये सेम फॉर्मूला कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है और ऐसे करके कंट्री के ट्रेड पर उसके करेंसी की वैल्यू डॉलर्स की अगेंस्ट डिसाइड होती है। एक और एक एग्जांपल लेते हैं चाइना का। उसकी करेंसी युआन डॉलर के अगेंस्ट 1 युआन इज इक्वल टू $0.14 है, यानी कि $1 करीब 7 युआन के बराबर है। मतलब ऑलमोस्ट डॉलर युआन जितने ही वैल्यू का है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना इंडियन रुपीस का है। अब ऐसा क्यों, बताओ? ये इसीलिए क्योंकि चाइना एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है, मतलब वो दुनिया से सामान खरीदने से ज्यादा सामान बेचती है। अब क्योंकि दूसरे कंट्रीज चाइना से सामान खरीदते हैं तो चाइना के युआन की डिमांड और इवेंचुअली वैल्यू ज्यादा होने लगती है। तो जो फॉरेन बायर्स चाइना आएंगे वो अपने साथ लाए डॉलर्स को चाइनीज सेंट्रल बैंक को देकर उनसे युआन खरीदेंगे और बदले में सामान लेंगे, विच मीन्स डॉलर बिक रहा है तो उसकी वैल्यू गिरी और युआन डिमांड में है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। इट्स दैट सिंपल। चाइना जैसे ये 5 देशों की करेंसी वैल्यू भी या तो डॉलर से ज्यादा या उसके ही जितनी है। पर इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो अनफॉर्चुनेटली हम $20.78 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में हैं। मतलब बेचने से ज्यादा हम दुनिया से खरीदते हैं। एंड हमने जैसे पहले जाना था कि इंडिया इतिहास में तो कुछ और ही था, हमारी कहानी कुछ और ही थी। इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 1700s तक ऑलमोस्ट मुगल पीरियड तक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। तो फिर आज कैसे हम एक ट्रेड डेफिसिट नेशन बन चुके हैं? वेल, आज फ्रेंड्स मैं आपको मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने कैसे हमें लूटा, हमारे रॉ प्रोडक्ट्स को लेके जाके फिनिश गुड्स बना के हमसे ही कमाया, ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर कई वीडियोस बना चुके हैं और ये सभी चीजें हम जानते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूं 1821 में, जब भारत से लूटे सोने से ब्रिटेन ने दुनिया में एक इन्वेंशन किया। ब्रिटेन ने इस भारत से लूटे सोने से अपने देश में एक नया करेंसी एक्सचेंज सिस्टम ही शुरू कर दिया, द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। साल 1821 में ब्रिटिश सरकार ने डिक्लेयर किया कि अब से उनकी करेंसी पाउंड की वैल्यू गोल्ड से बैक होगी। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। समझो उस वक्त ब्रिटेन के पास 100 किलो सोना था, तो अब ब्रिटेन इस सोने के प्रपोर्शन में नोट्स छापकर उसकी वैल्यू को डिसाइड कर सकता था। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन ने 10 पाउंड्स के 10 नोट्स छापे तो 1 पाउंड की वैल्यू हो गई 1 किलो सोना। उस समय अगर कोई इस नोट को बैंक लेकर जाता, वो इसके बदले में सोना विड्रॉ कर सकता था। इससे लोगों को फिजिकली सोना कैरी करने की कोई जरूरत नहीं थी जैसे उन्हें पहले करना पड़ता था। ये काइंड ऑफ आज ही के ट्रांजैक्शंस की तरह ही था कि नोट दो और सामान ले लो। इसमें बस यही फर्क था कि आगे दुकानदार चाहे तो या तो वो नोट को सोने में कन्वर्ट कर सकता था या फिर उस नोट को आगे दूसरा कुछ खरीदने के लिए पास ऑन कर सकता था। और इस तरह गवर्नमेंट गारंटीड पेपर नोट्स का कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में शुरू हुआ। दुनिया में इसी एक्सचेंज वैल्यू और पेपर नोट्स को लेकर ट्रेड होने लगा। अब दूसरी तरफ भारत का सारा सोना लूट कर भी ब्रिटेन का दिल नहीं भरा, वो हमें और बर्बाद करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। साल 1835 में ब्रिटेन ने कॉइनेज एक्ट पास करके एक यूनिफॉर्म करेंसी इंडियन रुपी इंट्रोड्यूस की। यस, रुपी इंट्रोड्यूस करके उन्होंने हमें तबाह कर दिया। समझाता हूं कैसे। जैसे ही रुपी देश भर में सर्कुलेट हुआ, कुछ सालों बाद उन्होंने इंडिया काउंसिल बिल पास किया जिसमें 2 चीजें डिसाइड की गई।
एक कि अब से रुपी की वैल्यू सिल्वर से लिंक्ड होगी, मतलब एक कम वैल्यू वाले मेटल से हमारी वैल्यू लिंक करने से ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू भी लो हो जाएगी। और दूसरी बात यह डिक्लेयर किया कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले माल का पेमेंट अब रुपीस में ही एक्सेप्ट होगा, ना कि सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स में। यह बिल पास होने से पहले क्या हुआ करता था, हमसे ट्रेड करने आए सारे वर्ल्ड ट्रेडर्स सोना, चांदी और प्रीशियस मेटल्स में पेमेंट करते थे, लेकिन अब इस वजह से भारत में प्रीशियस मेटल्स का इनफ्लो कम हो गया, क्योंकि अब ट्रेडर्स आएंगे रिजर्व बैंक के पास सोना चांदी जमा करके रुपीस लेंगे। तो ये रियल सोना अब जाएगा कहां? ऑब्वियसली ब्रिटेन की तिजोरी में। और रुपी की वैल्यू जो सिल्वर से लिंक थी वो तो गिरी गई। सो हियर यू कैन सी बहुत ही सिस्टमैटिकली इंडियन रुपीस की वैल्यू को गिराया गया। बट रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। 1890s में इंडियन करेंसी कमेटी बैठी, जिसके रिकमेंडेशन पर रुपी को गोल्ड स्टैंडर्ड पर यानी कि पाउंड्स पर शिफ्ट करके उसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट किया गया। अब रेट फिक्स करते वक्त उन्होंने बताया कि क्योंकि पहले रुपी सिल्वर से लिंक्ड थी तो गोल्ड के कंपैरिजन में ऑलरेडी उसकी वैल्यू कम है और इसीलिए हम उसकी एक्सचेंज रेट 1 पाउंड इज इक्वल टू 15 रुपीज सेट कर रहे हैं। मतलब आयरनी देखो, पहले हमारे ही सोने से खुद की करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया, फिर हमारे ही वैल्यू को कम करने के लिए हमें सिल्वर से लिंक किया और आखिर में हम कभी उनकी बराबरी ना कर सके, इसके लिए हमारी करेंसी को लो ही सेट कर दी। आने वाले कई सालों तक हमारे पैसों से ब्रिटेन ने खूब मौज किया, लेकिन वो कहावत है ना, कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। ऐसा ही कुछ आगे ब्रिटेन के साथ होने वाला था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के लीडर आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक गया था। I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. इसका काफी गहरा असर ब्रिटेन पर पड़ा। जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुआ, जुलाई 1914 के अंत से लंदन में लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहर लाइन लगाने लगे। सब पैसे देकर अपना सोना वापस चाहते थे। सिर्फ 6 दिनों में 26 मिलियन पाउंड में से 12 मिलियन पाउंड का सोना लोगों ने बैंकों से निकाल लिया। इससे ब्रिटेन टेंशन में आ गया, क्योंकि जंग लड़ने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। और तभी उन्होंने एक तरकीब ढूंढ के निकाली, वही पैसे छापने की। बस पहले ये बड़े वैल्यू यानी कि 10 पाउंड्स के नोट्स थे, अब उन्होंने छोटे वैल्यू के छापे। इसका सिंपल एग्जांपल खुद भारत है। जब भारत में 2000 रुपए के नोट्स छापे गए थे, तभी कितने ही लोग उससे डेली के छोटे मोटे दूध, ग्रोसरी जैसी चीजें लाने के लिए यूज किया करते? हार्डली कोई इंसान। मोस्ट ऑफ द इंडियंस रोज जो नोट्स यूज करते थे वो 10, 20, 50, 100 रुपए के नोट्स। सेम यही यूके में भी हुआ। 10 पाउंड उस समय उनके लिए 2000 के बराबर था, और इसीलिए गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर सिर्फ 2 दिनों में ब्रिटिश मिंट्स ने दिन रात काम करके 2.5 मिलियन पाउंड्स वर्थ के 1 पाउंड वाले, मतलब कि कम वैल्यू के लाखों नोट्स छापे। मार्केट में नई करेंसी आने से लोगों ने सोना विड्रॉ करना बंद कर दिया, और अब जाहिर है जितने ज्यादा नोट्स छापे जाएंगे उससे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। और एग्जैक्टली ब्रिटेन के साथ यही हुआ भी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनकी करेंसी की वैल्यू एकदम से गिर गई, और दूसरी तरफ जहां पर पाउंड तेजी से गिर रहा था, वहीं पर उसे रिप्लेस करने के लिए एक नई करेंसी सुपर पावर बन के उभर रही थी, यूएस का डॉलर। दुनिया भर में अब पाउंड्स के बदले में डॉलर्स की डिमांड बढ़ने लगी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया वॉर को फंड करने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो दुनिया भर के देशों ने लोन्स लेकर जंग लड़ी, और यह लोन देने वाला और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। उस वक्त यूएस ने 9.5 बिलियन डॉलर्स का लोन 11 देशों को दिया था, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। इससे दुनिया में डॉलर्स का सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ गया था। इसी दौर में डॉलर दुनिया के हर एक देश की ट्रेजरी में पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी वो एक ग्लोबल करेंसी नहीं बना था, और यह कसर पूरी कर दी वर्ल्ड वॉर 2 ने। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, अमेरिका समझ गया कि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में क्या चीज रहने वाली है, जंग लड़ने के लिए हथियार। इसी दौरान यूएसए दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन सप्लायर बन गया। लेकिन कंट्रीज के पास पैसे ही नहीं बचे थे, तो उन्होंने उनके रिजर्व बैंक से सोना निकालकर यूएस को गोल्ड में पेमेंट करना शुरू कर दिया। और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएस के पास दुनिया का 75% सोना जमा हो गया था, और यूएसए दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वाला कंट्री बन गया था।
लेकिन इससे ना एज यू कैन इमेजिन एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि अब हम करेंसी एक्सचेंज वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि सारे देशों का सोना तो यूएस की तिजोरी में ही बंद है। सो इस पे फैसला करने के लिए 1944 में सारे कंट्रीज यूएस के ब्रेटन वुड्स में पहुंचे और इस मीटिंग में यह सोल्यूशन निकला कि देखो अब हमारे पास सोना नहीं है लेकिन डॉलर्स तो है। सो इस मीटिंग के बाद कंट्रीज ने 35 यूएस डॉलर की वैल्यू एक आउंस सोने के बराबर डिसाइड की और ये सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अब से हम हमारे डॉलर रिजर्व से हमारे देश की करेंसी एक्सचेंज वैल्यू फिक्स करेंगे। सो जब भी किसी कंट्री को डॉलर के बदले में गोल्ड लेना हो तो वो यूएस को डॉलर देकर गोल्ड ले सकते थे। मतलब यहां पर जिसके पास जितना ज्यादा डॉलर वो अपने देश की करेंसी उतनी सेट कर सकता था। इस नए सिस्टम को ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोला गया और इसी सिस्टम ने यूएस डॉलर को दुनिया की ग्लोबल करेंसी बना दी। लेकिन भारत के रुपयों की अगर बात करें तो हमारे लिए देश की आजादी के बाद से बुरा वक्त शुरू हो गया। 1960s में इंडो पाकिस्तान वॉर और इंडो चाइना वॉर्स, 1973 के ऑयल क्राइसिस, 1991 में हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2013 में टेपर टैंट्रम क्राइसिस, 2020 में कोविड पैंडेमिक और अभी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर। इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा रुपया 1947 के बाद से $1 से 77 ईयर्स बाद गिरते गिरते आज $1 84 रुपीस तक पहुंच चुका है। पर जानते हो अभी ट्रंप के जीतने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे रुपीस डॉलर के अगेंस्ट एक ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला है, 90 रुपीस पर पहुंचने वाला है। वेल, एसबीआई ने ना ट्रंप के 3 पॉलिसीज को इसका जिम्मेदार बताया जो इलेक्शन जीतने के पहले ट्रंप ने अपनी जनता से प्रॉमिस किए थे। पहली पॉलिसी, वो इंपोर्ट टैरिफ्स को बढ़ा देंगे जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और इससे अमेरिकन लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे ना कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। The higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. ट्रंप ऐसा करना चाहते हैं ताकि कंपनीज यूएस में ही अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए एनकरेज हो, जिससे अमेरिकन के लिए और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो। दूसरा प्रॉमिस था कि वो अमेरिकन का इनकम टैक्स कट करेंगे। I will pass gigantic tax cuts for workers and keep their jobs here in the United States. और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉमिस था कि वो अमेरिकन में आने वाले H-1B वीजा होल्डर्स का वीजा एलोकेशन प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे, प्लस वीजा एक्सपायर्ड इमिग्रेंट्स या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन करेंगे। On day one, I will launch the largest deportation program in American history. सो अब जब ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं, हमारी एसबीआई ने उनके इन 3 पॉलिसीज को रिव्यू किया और एक नोटिस जारी किया कि यूएस के इन पॉलिसीज के रैमिफिकेशंस हमारी इकोनॉमी में भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ 4 मेजर रीजंस। पहला, अगर अमेरिका इंपोर्ट टैरिफ्स को बढ़ाता है ना तो आज जो इंडिया यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में है, यानी हमारे प्रोडक्ट्स की वहां पर हाई डिमांड है, लेकिन अब वही प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनकी डिमांड वहां पर कम हो जाएगी, जिससे रिजल्टेंटली इंडियन रुपी की वैल्यू भी घट जाएगी। याद है ना, हमने इस वीडियो के शुरुआत में सीखा था कि किस तरह से हाई डिमांड ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंक्रीज इन दैट कंट्रीज करेंसी एक्सचेंज वैल्यू एंड वाइस वर्सा। अब ट्रंप की दूसरी पॉलिसी टैक्स कट को अगर देखें तो एसबीआई की रिपोर्ट में यह लिखा है कि अगर उनकी सरकार टैक्स को कम करेगी तो इससे यूएस में इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि आमतौर पर हर इकोनॉमी में जब लोगों के पास पैसे बचते हैं तो लोग पहले से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। आपने भी यही देखा होगा, मोस्टली इनकम बढ़ने पर लोग लोन्स लेकर चीजें ज्यादा खरीदने लगते हैं। तो अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कांस्टेंट हो तो जाहिर है चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं, जिसको ही महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो एसबीआई के हिसाब से टैक्स कट से यूएस में इन्फ्लेशन आ सकता है, जिसको कम करने के लिए आमतौर पर सेंट्रल बैंक्स अपने देश में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है। अब आप ही मुझे बताओ, हर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि एफडीज कौन से बैंक में करते हैं? वही ना जहां पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सो अगर यूएस के केस में भी ऐसा ही होता है तो जैसे ही यूएस की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट को बढ़ाएगी, सारे इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसे निकालकर यूएस में डाल देंगे। मतलब सारे इन्वेस्टर्स रुपी बेचकर आरबीआई से डॉलर्स खरीदेंगे, जिससे क्या होगा? अगेन डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपी घट जाएगा। इसको शॉर्ट टर्म में कैपिटल आउटफ्लो बोलते हैं। तीसरी पॉलिसी, अगर यूएस इंडियंस को H-1B वीजा ही नहीं देगा
तो वहां पर इंडियंस काम करने नहीं जा पाएंगे और उनके घर में यानी कि इंडिया में डॉलर इनफ्लो कम हो जाएगा। और अगर डॉलर इनफ्लो ही कम हो गया मतलब रुपये की वैल्यू अगेन कम हो जाएगी, क्योंकि देश के लोग डॉलर बेचकर रुपए की डिमांड नहीं करेंगे। तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा रुपए डॉलर का गुलाम ही बन चुका है। और आपको पता है इसके पीछे का मेजर कारण क्या है? हमारे ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी कि $132 बिलियन सिर्फ तेल खरीदने में ही खर्च करता है। इसमें से $125 बिलियन तो यूएस में रह रहे हमारे इंडियंस जब इंडिया में डॉलर्स भेजते हैं तभी जमा होते हैं। एंड बाय द वे ये अमाउंट हमें दुनिया का हाईएस्ट डॉलर रेमिटेंस रिसीवर बनाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया $20.78 बिलियन के लिए ट्रेड डेफिसिट में है। अब सोचो, अगर यूएस ने हमारे गुड्स खरीदना बंद कर दिया, हमारे इंडियंस को H1B वीजा देना बंद कर दिया, तो ऑलरेडी जो $2 बिलियन का गैप है वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इसी खतरे को SBI ने पॉइंट आउट किया है और ये प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले 4 सालों में रुपये एक ऑल टाइम हाई 90 रुपीस तक गिरेगा। इट्स हाई टाइम हमें हमारे रुपीस को बचाने के लिए ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना होगा। इसके लिए इंडिया को जितना हो सके क्लीन फ्यूल जिसकी ईवीज पर शिफ्ट होना होगा, जो हमने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाकर चाइना जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं, जो सिर्फ तभी ही पॉसिबल हो पाएगा जब हम मेक इन इंडिया के गोल को सीरियसली ले और उसे कंप्लीटली अचीव करें। और तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम फॉरेन कंट्रीज की यूएस से आता हुआ इंडिया में पैसा यानी रेमिटेंसेस को बढ़ाएं। जो काम मेरे जैसे यूट्यूबर्स तो कर ही रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब एड रेवेन्यू अमेरिका से रेमिटेंस के रूप में ही आता है। बट डेफिनेटली जो लोग फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं और इंडिया में पैसे वापस भेज रहे हैं, वो लोग भी रेमिटेंस को बढ़ाकर इंडियन करेंसी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो अभी के लिए वी जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच कि इंडिया का ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कितना सक्सेसफुल होता है। इस वीडियो से आई होप आपको कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा। कि आपको इंडिया की इस हिस्ट्री के बारे में पता था कि इंडिया की करेंसी की क्या वैल्यू हुआ करती थी और वो वैल्यू एग्जैक्टली कैसे डाउनग्रेड हुई? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो से सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, क्योंकि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को हम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आगे भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।